नमस्कार साथियों, एक बार फिर द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ रही है राजस्थान के दुर्ग, तो आज एक नए दुर्ग के साथ हम नई क्लास का आए हैं। बिना विलंब हम शुरू कर देते हैं क्लास को। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जालोर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? जालोर दुर्ग की बात करेंगे। ये जालोर दुर्ग की तस्वीर है, बहुत अच्छी सी। ये जालोर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जालोर दुर्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्या है जालोर के बारे में चर्चा कर ले थोड़ी बहुत। देखिए, जालोर का किला कहां पर है? तो जालोर में है। और ये एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी के पर्वत पर बना हुआ है, इसलिए इस गिरी श्रेणी में आता है। लिखा है, पश्चिमी राजस्थान की अरावली श्रृंखला की सोनगिरी की पहाड़ियां सोगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर गिरी दुर्ग है और ये जालोर में निर्मित है। तो कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग किसे कहेंगे? पर्वत पठार पर बने दुर्ग को गिरी दुर्ग कहते हैं। अगला, सोनगिरी पर्वत पर बनने के कारण इसको सोनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनगढ़ भी कहा जाता है और सोनगिरी भी कहा जाता है इसको, स्वर्णगिरी। ठीक है, तो सोनगढ़ भी कहा जाता है और सोनगिरी भी कहा जाता है। किसको? जालोर के दुर्ग को। और जालोर का किला जालोर में है। और कौन सी पर्वत इंपोर्टेंट है? तो सोनगिरी पर्वत पर, पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आगे चलते। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रत्यार शासक नागवर प्रथम ने कराया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? नागवर प्रथम ने। और नागवर प्रथम ने ही जालोर में अपनी राजधानी बनाई थी, तो नागवर प्रथम थे। नागवर, ये लिखा, नागवर प्रथम ने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी और इसी के कारण ये दुर्ग बनाया होगा। तो जालोर के इस दुर्ग को, ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माण कराया होगा। लेकिन इनके बाद कुछ शासक आए जो प्रत्यारों के बाद परमार के आए। तो इस परमार में डॉक्टर गौरीशंकर ओझा कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि प्रत्यार नहीं, परमारों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। किसका? जालोर का। तो आपको दोनों व्यू ध्यान रखना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने निर्माण कराया, जो प्रत्यार शासक थे, और गौरीशंकर ओझा जो इतिहासकार वो कहते हैं कि परमारों ने कराए थे। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा इतिहासकार किस आधार पर कह रहा है। ठीक है, संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे चलते, इसमें और कुछ है। जालोर दुर्ग का शासन देखो। जालोर दुर्ग एक महत्वपूर्ण दुर्ग है और इस दुर्ग में अलग अलग शासकों ने शासन किया है। जैसे कि प्रत्यार शासकों ने, परमार, चालुक्य, चौहान, राठौड़ वंश ने भी यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा दिल्ली के कोई मुस्लिम जो राजवंश हुए, मुगल हुए, बादशाह, ये वगैरह, ये सारे के सारे हैं मुस्लिम। दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों भी यहाँ पर शासन किया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बात होती है शुरू कि नाडोल के चौहान, कौन? कीर्तिपाल चौहान। नाडोल के चौहान वंश के शासक हुए कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने जालोर पर सबसे पहले अधिकार किया और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तिपाल जालोर पर अधिकार करते हैं और कीर्तिपाल चौहानों की शाखा जालोर में स्थापित करते हैं। इसलिए जालोर के संस्थापक कौन? कीर्तिपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? कीर्तिपाल को माना जाता है, जालोर में चौहान वंश की शाखा का। ठीक है, तो मुख्यतः दो बातें याद रखनी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम जालोर के संस्थापक है। गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि नहीं, प्रत्यार नहीं, परमार इनके थे। लेकिन उनके बाद अलग अलग शासक बहुत सारे आए, लेकिन कीर्तिपाल ने जालोर पर अधिकार किया और इस पर अधिकार करके जालोर में चौहान शाखा की स्थापना की। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ रहा होगा। सामान्य अर्थों में नॉर्मल सा है, धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं हम। वैसे भी देखो, सेंधा पर्वत कहां पर है? जालोर में। विक्रम संवत की बात कर रहा हूं 1319 में। इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी गई है। सेंधा पर्वत शिलालेख विक्रम संवत 1319 में कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से शासक चौहान जालोर के हैं जो राजेश्वर की उपाधि है? तो कीर्तिपाल है। कीर्तिपाल के वंशज जालोर में रहे। जालोर का पर्वत सोनगढ़ पर्वत में बना है। इसी कारण जालोर के चौहानों को सोनगढ़ा चौहान भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्यों बोला जाता है सोनगरा चौहान? जैसे हमने आगे जालोर में पढ़ा था, कानड़देव, वीरमदेव सोनगरा, ये तो वो कौन थे? ये सोनगरा क्यों कहते थे? क्योंकि ये सोन पर्वत पहाड़ी पर बने दुर्ग में रहते थे, इसलिए सोनगढ़ या सोनगरा चौहान कहलाते थे। कोई डाउट है? नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि इस शिलालेख में, सेंधा पर्वत शिलालेख में, और कीर्तिपाल के वंशज जालोर में रह रहे थे, इसीलिए इसको चौहानों को सोनगरा चौहान कहते थे। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जालोर में ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है? तो राजा मानसिंह का महल और झरोके हैं, 2 मंजिला रानी का महल है, प्राचीन जैन मंदिर यहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चामुंडा माता और जोगमाया का मंदिर यहाँ पर, दैया की पोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? संत मिलाक शाह की दरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तोपखाना मस्जिद परमार राजा भोज के द्वारा बढ़ाई गई संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांतों ने तोड़कर उसको मस्जिद बना दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है तोपखाना मस्जिद। और अलई मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दैया की पोल, संत मिलक शाह की दरगाह, तोप मस्जिद और अलई मस्जिद, ये जालोर में और जालोर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अलई मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन ने कराया था। और भोज, राजा भोज के द्वारा संस्कृत पाठशाला को उसके बाद तोपखाना में परिवर्तन, और तोपखाना को मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर है? जालोर दुर्ग की श्रेणी, जालोर दुर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जालोर में 2 शाखा हुए मुख्यतः। देखो, कानड़देव चौहान शासक था कब? 1311 में। उस समय 1311 में जालोर में जब कानड़देव शासक थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहां पर? जालोर पर। और जालोर पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था और जालोर में आक्रमण किया। और वीरमदेव सोनगरा या वीर गति को प्राप्त हुए और जैतलदेव के नेतृत्व में जोर किया गया। कहां पे? जालोर में। शायद आपने वो कहावत सुनी होगी, रायरा भाव राते ही गया। वो राई का भाव राते गया की कहावत यहाँ पर फिट बैठती है। इसकी चर्चा हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से करेंगे कि राई के भाव राते कैसे चले गए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जालोर पर, उसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग करता है और उसी में कानड़देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी पत्नी है जतिलदेव, उनके नेतृत्व महिलाओं ने यहाँ जोर करते 1311 में आक्रमण करके। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्णगिरी पर्वत पर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। स्वर्णगिरी पर्वत पर जालंधर राज की एक तपोभूमि थी, इसीलिए इस दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जालंधर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों? कि जालंधर नाथ जी की तपोभूमि थी, वह तपस्या कर रहे थे, इसलिए इसको कहा गया है। इसके अलावा राजस्थान में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय इस मथुरादास माथुर, गणेश लाल व्यास, फतेहराज जोशी, तुलसीराज राठी आदि व्यक्ति तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको कैद करके कहां पर रखा गया? जालोर दुर्ग के अंदर रखा गया था। वे वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा आपको जालोर दुर्ग पढ़ना है, बाकी नॉर्मल सा है। चलिए आगे, इसके साथ देख लीजिए आगे क्या देखते हैं। अगला दुर्ग है सिवाना। जालोर नॉर्मल था, सिवाना। सिवाना दुर्ग को कहा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी है। किस दुर्ग की? जालोर दुर्ग की कुंजी है। अगर आपको जालोर जाना है तो सिवाना जीतना पड़ेगा और सिवाना जीतने के बाद आप जालोर जा सकते हैं, इसीलिए सिवाना दुर्ग को क्या कहा गया? जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा गया है। देखो, सिवाना दुर्ग, कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है इसको। और ये दुर्ग है इतना बड़ा है, इतना, ये सारा ऊपर से पहाड़ी पर हल्देश्वर पहाड़ी है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस पहाड़ी पर बड़ा हुआ दुर्ग है सिवाना का। सिवाना कहाँ पर है? अभी वर्तमान में बालोतरा में है। बालोतरा नया जिला बना है तो वहां पर ये देखो, यहाँ से दूसरी तरीके से व्यू है, इतना अच्छा सा एक दुर्ग बना हुआ रेगिस्तान के अंदर भी। ठीक है, यह पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। देखिए, सिवाना दुर्ग कुम्मट दुर्ग कहलाता है। सिवाना कहां पर? बालोतरा में है। और इस दुर्ग की स्थापना परमार वी नारायण पवार ने की थी। वी नारायण ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करना है कि इस दुर्ग का निर्माण वी नारायण ने करवाया था, जो परमार शासक हुए थे। ठीक है, और सिवाना कहां पर? बालोतरा में। यह भी गिरी श्रेणी के दुर्ग में आता है, गिरी श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी जो पहाड़ी है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बसा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और
मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। संकट आता था तो मारवाड़ के राजा दौड़ के कहा चले जाते थे, सिवाना में चले जाते थे, वहां पर अस्थायी रूप से रहते थे। इसीलिए जोधपुर के राठौड़ों या नरेशों की दुर्ग की विपत्ति काल में शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता था। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग, यानी मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा गया सिवाना दुर्ग को। ठीक है, चलिए नॉर्मल सा, कोई डाउट है? नहीं। देखिए आगे, अलाउद्दीन खिलजी जब 1311 में आक्रमण करने जालोर जा रहा था तो उसी के बीच में सिवाना पड़ता है। कहा जाता है कि सिवाना को जीतने के बाद जालोर जा सकते हैं। तो उस समय सातल देव कहां पर? सिवाना में। सातल देव किसके भतीजे थे? कानर देव के भतीजे थे, वो यहाँ पर शासन करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जालोर दुर्ग पर का राजा कौन? कानर देव के भतीजे सातल देव का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण के लिए रवाना हुए तो सातल देव से संघर्ष हुआ, बिल्कुल हुआ। और वहां पर संघर्ष होने के बाद वो युद्ध कर रहे थे वहां पे। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वहां पे बहुत समय तक वहां डेरा डाल के रखा, वहां अपने सैनिक बैठाए, लेकिन कोई सहायता मिली नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद का दिमाग लगाया और कहा कि महल के अंदर, दुर्ग के अंदर कुछ ऐसा करो कि वो अपना आप गेट खोल दे। तो क्या हुआ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां एक पे जल स्रोत यानी एक बड़ा सा तालाब था, उस तालाब का नाम था बांडेलाव तालाब। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बांडेलाव तालाब में क्या हुआ? गो मांस मिला दिया, गो रक्त मिला दिया, गाय का खून, गाय का मांस मिला दिया। और वहां के लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए तो वो पानी पी नहीं सकते थे, और पानी पिए ही नहीं तो मजबूरी में उनको क्या खोलने पड़े? सिवाना दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। और जैसे ही उन्होंने खोला तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उनको हरा देता है। ठीक है, तो गौमांस से दूषित कर देते हैं। कहा जाता है कि भावला नामक एक व्यक्ति था, भावला पवार नामक एक व्यक्ति था, जिसने विश्वासघात किया था और इसके अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ गया और उसने गोरक्त वो मिला दिया वगैरह। इस प्रकार की हम बातें सुनते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? नॉर्मल है। चलिए अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिवाना दुर्ग में कितने शाखा हुए? 2 हुए। पहला शाखा हुआ 1308 में, प्रथम शाखा। दूसरा शाखा हुआ 1582 में। कब हुआ? 1582 में हुआ। देखिए पहला किसके मध्य हुआ था? सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के शासक थे उस समय हुआ। तो सातल देव वीर गति को प्राप्त हुए। महिलाओं ने रानी मेणा दे के नेतृत्व में जोर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीत लिया। और सिवाना को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका नाम रख दिया? खैराबाद। सिवाना का नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। कब? सिवाना को जीत कर। कब? 1308 में। आ रहा समझ में? ठीक है। दूसरा शाखा कब हुआ? दूसरा शासक हुआ मोटा राजा उदय सिंह और अकबर के समय। मोटा राजा उदय सिंह अकबर के अधीन तो थे, लेकिन कुछ समय के बाद मोटा राजा उदय सिंह और अकबर के बीच मनमुटाव हो गया। तो मनमुटाव होने के कारण सिवाना जोधपुर रियासत में आता था। वहां पर एक शासक बैठते थे, रायमल के पुत्र होते थे, जिनका नाम था कल्याणमल राठौड़, जिसको हम कल्ला राठौड़ भी बोले थे। वो उनका शासन वहां पर दे रखा था, लेकिन उसके बाद अकबर ने वहां पर आक्रमण किया और वहां पर उसको जीत लिया था। देख लीजिए, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के अनबन के कारण अकबर की सेना सिवाना पर आक्रमण किया और कल्ला राठौड़ की वीर गति को प्राप्त हुए और हाड़ी रानी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोर किया। ये दूसरा शाखा हुआ। और प्रथम शाखा सातल देव के समय, दूसरा शाखा कल्ला राठौड़ के समय हुआ था। कहां पर? सिवाना में। कोई डाउट है? नहीं। 1308 में पहला और 1582 में दूसरा हुआ था। ठीक है, ये 2 शाखा हुए प्रमुख रूप से। कहां पे? सिवाना में। शाखा का मतलब आप जानते ही हो, केसरिया और जोड़ साथ में होना शाखा कहलाता है। चलिए, सिवाना दुर्ग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से देख लीजिए। इसमें कल्ला रायमलोत, यही जो नाम था इनका, जो कल्ला रायमलोत का क्या है? थड़ा है। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा यहाँ पर है। और हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दर्शनीय स्थल, लेकिन है वो हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में। चलिए आगे चलते। ये दुर्ग है अजय मेरू दुर्ग। ये दुर्ग है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग को क्या कहेंगे? तारागढ़ कहा गया। क्या कहा गया? तारागढ़ दुर्ग कहा गया। ठीक है, ये अजय मेरू दुर्ग है। दिखाई दे रहा होगा आपका। कोई मौका मिले तो जाना भी जरूर है। बहुत अच्छा सा दुर्ग है। ये देखिए। ठीक है, अगला देखिए।
ये भी, ये देखो यहाँ इस पहाड़ी पर ये बड़ा हुआ सारा ये दुर्ग है, ठीक है, और नीचे भी ये सारा दुर्ग ही है। अजयमेर दुर्ग तारागढ़ कहते हैं। अजयमेर तारागढ़ क्यों कहते हैं, आगे बात कर रहे हैं, देख लीजिए। अजयमेर दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है और है कहां पर, ये अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। यह भी एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है, पर्वत पठार पर बड़ा है, इसलिए गिरी श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है। अजमेर के दुर्ग और ऐतिहासिक में कहा जाता है कि इसका नाम तारागढ़, अजयमेरु और गढ़ बेटली भी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अजयमेरु दुर्ग जिसको तारागढ़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, और गढ़ बेटली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब देखिए। इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण शाकंभरी सांबर के चौहान शासक अजय राज ने करवाया 1113 में। कब, 1113 में इसका निर्माण कराया, ऐसा माना जाता है। किसने, अजय राज चौहान ने कराया था। कहां के शासक थे, शाकंभरी, क्योंकि सबसे पहले चौहानों की शाखा शाकंभरी में थी, सांबर के आसपास ये शासन कर रहे थे। इस दुर्ग के तीनों नाम क्यों पड़े, ये देख लेते हैं। देखिए, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो कर्नल जेम्स टोड ने, अजमेर के संस्थापक कौन, अजय राज चौहान है, जिसके नाम पर अजयमेर दुर्ग कहा गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अजयमेर दुर्ग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अजय राज ने इसकी स्थापना की, बनाया, इसलिए इसको अजयमेर दुर्ग कीजिए। दूसरा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेवाड़ के महाराणा रायमल उनके पुत्र थे, जो राणा सांगा के भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया। उन्होंने इस दुर्ग का कुछ निर्माण कराया था, इसलिए उनकी पत्नी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तारागढ़ नाम किसने रखा, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा अपनी पत्नी पर। ये कौन कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है, बाकी कुछ नहीं। और अगले तीसरी बात तो नॉर्मल है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ बेटली पहाड़ी पर बना है, इसलिए गढ़ बेटली कहलाया। यानी जिस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना है उस पहाड़ी का नाम क्या रखा, गढ़ बेटली दुर्ग, इसलिए गढ़ बेटली पहाड़ी, इसलिए इसको गढ़ बेटली कहा गया। एक मान्यता के अनुसार यह भी है कि विठल दास थे या विठल दास पवार इस दुर्ग के क्या थे, कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने हिसाब से निर्माण कराया, इसलिए उसको गढ़ बेटली कहा गया, ऐसा मान्यता भी है, चलती है। लेकिन मुख्यतः ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों बात आपको याद करनी, तारागढ़, अजयमेरु और गढ़ बेटली दुर्ग क्यों कहा जाता है। आगे बात समझ में कोई डाउट नहीं है। देखो, मेहनत करते रहो, सफलता 100% मिल जाएगी, और की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। चलिए आगे चलते। तारागढ़ के प्रमुख प्रवेश द्वार है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रवेश द्वार। मुख्यतः ये आपको याद करना है, फूटा दरवाजा और अरकोट दरवाजा इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले 7 दरवाजे, विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल और बड़ा दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा, फूटा दरवाजा और अरकोट दरवाजा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 बड़े जलाशय हैं, तालाब है। इस किले के अंदर 5 बड़े जलाशय, एक का नाम है नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम जालरा, बड़ा जालरा, और एक का नाम कोई है ही नहीं। एक जलाशय का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, इसलिए हमने जलाशय लिखा है। तो मुख्य 4 नाम इंपॉर्टेंट है। नाना साहब का जालरा कहाँ पर है, तारागढ़ में। गोल जालरा कहाँ पर है, तारागढ़ में। इब्राहिम जालरा कहाँ पर, तारागढ़। बड़ा जालरा कहाँ पर है, तारागढ़। तारागढ़ कौन सा, अजयमेरु। अजयमेरु कहां पर है, ये अजमेर में। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते। इस दुर्ग में कुछ देखने की स्थल है, बिल्कुल है। संत मरीन साहब की दरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 1202 में मरीन साहब इस दुर्ग के लिए अपनी जान दे दी थी, आहुति दे दी थी, इसलिए इसके अंदर इनकी दरगाह बनाई गई है। ये लिखा है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1200 ईस्वी में इस किले की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी, इसलिए इनकी दरगाह यहाँ पर है। घोड़े की मजार है, इसके अंदर घोड़े की मजार भी है। रोटी रानी की छतरी भी यहाँ पर है। पृथ्वीराज का स्मारक है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनका भी यहाँ पर है। और शीश खाना गुफा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस दूर के देखने वाले स्थल है, बड़े मेल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। समझ आ रहा होगा, नॉर्मल से ये कोई ज्यादा है नहीं। देखो, इस दुर्ग में मुगल शासक हुए शाहजहां के 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट पुत्र दारा शिकागो औरंगजेब के मध्य लड़ाई वगैरह हुई थी, तो दारा शिकागो का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था।
किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ में हुआ था, अजमेर में हुआ था। और इतिहासकार हरविलास शारदा कहते हैं ये भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। ठीक है, कौन कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, हरविलास शारदा कह रहे हैं कि भारत का प्रथम दुर्ग है। यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण यहाँ पर हुए, यानी इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। कहां पे? इस पर। इसके अलावा मालदेव की रानी उमादेव, रूटी रानी यहाँ पर रही थी। बिल्कुल, मालदेव की रानी जो रूपादेव थी, उमादेव थी, वो यहीं रही थी। और इसके बाद वो यहाँ आजीवन अपने पुत्र, दत्तक पुत्र राम के साथ रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट है विशप हेरब, इन्होंने कहा कि तारागढ़ राजस्थान का क्या है? जिब्राल्टर है। बस ये इंपॉर्टेंट है, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता? तारागढ़ जिब्राल्टर। ठीक है, विशप हेबर ने कहा था। बाकी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा है, कुछ ज्यादा विशेष इस दुर्ग के बारे में है नहीं। चलिए, नागौर दुर्ग, ये छोटा सा दुर्ग है नागौर। नागौर दुर्ग देखिए, छोटा सा दुर्ग है नागौर। चलिए नागौर के बारे में चर्चा, प्राचीन नाम है नागौर। चलिए, नागौर का किला कहां पर है? नागौर में। कहां पे? नागौर में। ये दामन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रेगिस्तान में नागौर आता है, इसलिए नागौर दामन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नागौर एक ऐतिहासिक और प्राचीन नगर है, बिल्कुल है। प्राचीन शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार इसका नाम नागदुर्ग, नागौर, नागाड़ा, आई छतरपुर नाम मिलता है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नागौर। आई छतरपुर का वर्णन महाभारत में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। महाभारत में आई छतरपुर मिलता ही है, आपको पता ही है। देखो, वह कुरुक्षेत्र की राजधानी आई छतरपुरी थी। महाभारत के अनुसार इस नगर में पांचाल नरेश द्रुपद का अधिकार था, जो जिसे पांडु अर्जुन को जीतकर गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया था। ये इंपॉर्टेंट, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लायक तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि अर्जुन है जो जीतकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहां पर? ताल छापर चूरू को माना जाता है। तो ये नागौर और चूरू पास पास में ही थे। ठीक है, चलिए आगे। इस दुर्ग के निर्माता के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, मतलब कोई ऑथेंटिक रूप से इसका नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ ख्यातों के अनुसार, कुछ साहित्य के अनुसार कहा जाता है कि चौहान शासक सोमेश्वर हुए। कौन हुए? चौहान शासक सोमेश्वर। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर। उनके दरबार में एक सामंत थे जिनका नाम था केमास। क्या नाम था? केमास। केमास अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते देखा नागौर जहाँ दुर्ग बनाए उस जमीन पर देखा एक भेड़िया और एक भेड़ आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सुगुन है एक प्रकार का, कि यहाँ बहुत अच्छा कुछ युद्ध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए उन्होंने फिर क्या बना दिया? वहां पर दुर्ग बना दिया। देखो, केमास के स्थान पर एक दिन देखा भेड़ और भेड़िया लड़ते हुए देखा, तो सुगुन के रूप से वीर भूमि जानकर यहाँ पर निर्माण कराया। कब कराया? 1154 ईस्वी में केमास ने नागौर किले की नींव रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। बस, नागौर किले का निर्माण किसने कराया? केमास ने कराया था। ठीक है, 1154 ईस्वी में। इसमें ज्यादा है नहीं, अकबर वगैरह आया था, देख लीजिए। नागौर दुर्ग में 6 दरवाजे हैं: सराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल और राज पोल। इंपॉर्टेंट है। नागौर दरवाजा परगोटा के रूप में इसके लिए पारिक दुर्ग भी कहते हैं। और पूरा का पूरा दुर्ग के अलावा पूरा नागौर क्षेत्र में भी परगोटा है। केवल दुर्ग के नहीं, नागौर शहर के चारों तरफ भी एक क्या है? परगोटा है। ठीक, इसके अंदर बादल महल और शीश महल इंपॉर्टेंट है। और नागौर भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है नागौर का किला। ठीक, कोई ज्यादा इसमें ज्यादा कोई है नहीं, नॉर्मल सा। चलिए अगला, 1570 में अकबर आया था अजमेर ख्वाजा साहब की या जियारत करने, और उसके बाद 2 महीने तक नागौर में रहा, नागौर दरबार लगाया था, जो फेमस है, आपको पता 1570 में नागौर दरबार। जहां 1570 नागौर दरबार में पूरे राजस्थान के राजाओं का गया कि आओ और संधि कर लो, नहीं करोगे तो हम आप पर कूच करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो नागौर फेमस नागौर दरबार 1570 में कब लगाया गया था? तो नागौर इसी दुर्ग के अंदर लगाया गया था। अकबर ने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट शुक्र तालाब का निर्माण कराया, फुआरा एक सुंदर और एक मस्जिद की निर्माण कराया, जिसको वर्तमान में अकबरी मस्जिद कहते हैं। नागौर में अकबरी मस्जिद है। नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। वही अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह और कर्ण सिंह के बारे में मथुरे की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 में, वही अमर सिंह की बात कर रहे हैं। तो अमर सिंह राठौड़ की दुर्ग छतरी है, वो इसी दुर्ग के अंदर है। इस दुर्ग की विशेषता क्या है? इस दुर्ग की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस किले के बाहर से चलाए गए तोप के
गोले हमलों महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। यानी इस दुर्ग में जो महल बने हैं उस महल में अगर कोई बाहर से कोई गोला दागेगा, तोप से कोई गोला दागेगा तो वो महलों पर नुकसान पहुंचाए वे ही बाहर निकल जाएंगे, यानी वहां पर कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी उस समय। ठीक है, इस किले में परकोटे में कुल 28 गोल बुर्ज बने हैं। कितने गोल बुर्ज बने हैं? 28 गोल बुर्ज बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगी बात। बस इतना ही है ना आज तो। बस धन्यवाद। ये हमने आज जालोर, सिवाड़ा, अजमेर और नागौर दुर्ग के बारे में चर्चा की। छोटे छोटे दुर्ग थे तो ये क्लास पे हमने कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।